चलिए, कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? मार्कर नहीं लाया गया? लास्ट क्लास में ये बातें कर ली थी अपन ने कि लगातार पाई बॉन्ड हो, तो इन पर जीआई की क्वेश्चंस किए थे क्या? चल, डाइपोल वाली बातें की थी इसमें कुछ लास्ट वाले में मान लीजिए अगर हमारे सामने लगातार 3 पाई बॉन्ड है, यहां पर आ जाए Cl, यहां पर आ जाए H, यहां पर आ जाए Cl, तो बताइए क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है? यस, ये पूरा एक RRS की तरह काम करता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। क्लियर? अब अगर अपन बात करें, यहां पर दोनों क्या है? डिफरेंट। आप जानते हैं इस टाइप पर जो टर्मिनल वैलेंसीज है दे विल लाई इन द सेम प्लेन, तो ये भी हमारे है। तो पहली बात तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा? यस। इसमें ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में है कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में? राइट नाउ इट इज प्रेजेंट इन सिस कॉन्फ़िगरेशन, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट है। डाइपोल मोमेंट के बारे में, इसके बारे में आपके क्या ख्याल आता है? म्यू बताइए, म्यू यहां पर क्या रहने वाला है? नॉन जीरो। बिल्कुल सही, कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में इनका जो बॉन्ड मूवमेंट है वो तो बराबर है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन थीटा 180 नहीं है। लेकिन अगर इनको हम ट्रांस में भेज दें तो बताइए क्या ख्यालात है? यहां पर हमारे सामने लग जाए Cl, यहां पर लग जाए H, यहां पर लग जाए Cl, यहां पर लग जाए H। बताइए सबसे पहले क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है? यस। ये रहा रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। एक डाइपोल का जो डायरेक्शन रहेगा वो ये रहेगा, दूसरे का जो डायरेक्शन रहेगा वो ये रहेगा, तो ये डायरेक्शन में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर। तो यहां पर म्यू हमारे सामने क्या आएगा? जीरो। क्लियर? तो डाइपोल मोमेंट आपको यहां पर मिलेगा जीरो, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रहने वाला है? ट्रांस। तो ये तो हमने बातें की थी कल की क्लास में कि ये सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगी टर्मिनल वैलेंस या नहीं लाई करेंगी। मतलब अगर लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे हैं? इवन, देन टर्मिनल वैलेंसीज विल गो इन परपेंडिकुलर प्लेन। तो इस RRS के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। लेकिन अगर अपन बात करें लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे हैं और, तो उस केस में जीआई की उम्मीदें हमें हैं, लेकिन उस सिचुएशन में हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप क्या हैं? डिफरेंट। यहां पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, तभी हम ऐसी बातें कर सकते हैं, वरना ये बातें नहीं हो पाएंगी। आगे बात समझ में? यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, सेम हो डिफरेंट हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इवन में तो देखना ही नहीं है, चाहे सेम आ जाए चाहे डिफरेंट आ जाए, वहां जीआई की कोई उम्मीदें नहीं होंगी। केवल और केवल कहां से हो सकता है? ओड में हो सकता है। तो नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कौन कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? देखिए, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड बातें कर सकता है, मैंने आपको बता दिया है। जीआई से रिलेटेड बातें यहां से कर सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। किधर वाला? इधर वाला साहब का राक्षस लेट आया होगा तुम। कौन जीआई करेगा, कौन जीआई नहीं करेगा? अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? इस टाइप के क्वेश्चंस पर हम बात करने वाले हैं।
बस, इससे ज्यादा खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। बताइए पहले के बारे में क्या ख्याल आता, करेगा क्या? नहीं। लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारे सामने कैसे हैं? इवन। तो यहां पर जीआई की कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? एरियल डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा यहां पर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, देखिए 2 RRS है यहां पर, इसके अबाउट तो जीआई, क्योंकि लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे हैं? इवन। लेकिन यहां तो आपने ध्यान दिया ही, ये तो जीआई करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? यस। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, डिफरेंट RRS यहां पर अवेलेबल है, तो मॉलिक्यूल तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो क्या ख्यालात है? देखिए यहां पर दोनों क्या आ गए हैं? सेम। बिल्कुल RRS अवेलेबल है, और ओड वालों में उम्मीद भी थी हमें। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे हैं? लगातार ओड। उम्मीद भी थी हमें, लेकिन इधर क्या आ गए? सेम। तो ये नहीं करेगा। नेक्स्ट में क्या ख्यालात है? करेगा। यहां पर हमारे सामने है H, यहां पर हमारे सामने है Cl। यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें H, यहां पर है Cl। तो ये है पूरा यहां से यहां तक हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। दोनों साइड डिफरेंट, दोनों साइड डिफरेंट, तो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट उसने नाम दे दिया है, बढ़िया गेम खेला है। स्ट्रक्चर भी हम ही से बनवाएगा, स्ट्रक्चर भी। देखिए अगर अपन बात करें, टोटल कार्बन कितने हैं? 5। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, और 3 नंबर पर क्या मौजूद है? डबल बॉन्ड। क्लियर? तो यहां पर हमारे सामने ये आएगा, यहां पर है CS3, यहां पर रहेगा H, यहां पर रहेगा H, और यहां पर रहेगा CS3। ये तो मैं क्या देख पा रहा हूं? लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे हैं? इवन। तो इस RRS के ऊपर तो कोई उम्मीदें नहीं है, और इसके अलावा कोई RRS इसके अंदर अवेलेबल भी नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? चलिए, तो नेक्स्ट हमारे सामने जो आएगा दैट विल बी स्पाइरो। स्पाइरो में नीट के अंदर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा ज्योमेट्रिकल के अंदर, नहीं। वो ऑप्टिकल में अपने काम आएगा। किसमें काम आएगा? ऑप्टिकल में। क्योंकि अभी अपन ने जो चीजें पढ़ी हैं उनको हम किससे लिंक कर देंगे? ऑप्टिकल में। ऑप्टिकल में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल रहेगा, ये सारी बातें अपन वहां से सुलटा सकते हैं। सुलटा दिया क्या? Next, geometrical isomerism in spiro compounds. GI in spiro compounds. Geometrical isomerism in spiro compounds. किसके अंदर अगर अपन बात करेंगे? स्पाइरो में बात करेंगे। देखिए स्पाइरो में क्या होता है कि 2 हमारे सामने रिंग्स रहेंगी, और उन दोनों रिंग्स में एक ही एटम कॉमन होगा, एटलीस्ट एक नहीं, एटम क्या रहेगा? कॉमन। बीच में एक एटम कॉमन होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। आपको यहां से पता होना चाहिए कि नीट में यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नहीं मतलब नहीं पूछा जाएगा, हम इसको, क्योंकि हमें जो अभी पढ़ा है ना उसको लिंक करना है, ताकि हम देख सके कि टर्मिनल वैलेंसीज का क्या खेला रहेगा। लिखिए स्पाइरो के अंदर, व्हेन ए सिंगल एटम इज कॉमन इन 2 रिंग्स, when a single atom is common in 2 rings, it is known as spiro compound. When a single atom is common in 2 rings, when a single atom is common in 2 rings, 2 रिंग्स में एक एटम क्या आ जाए? कॉमन, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे अगर अपन बात करना चाहें तो ये एक रिंग हमारे सामने है, यस, इस वाले एटम को दूसरी रिंग में भी कॉमन कर दिया जाए, ये देखिए, तो ये हमारे सामने स्पाइरो कंपाउंड होता है। ये एटम दोनों में क्या है? कॉमन। और बताइए, मान लीजिए कि हमारे सामने है 4 की रिंग, फिर इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिए कितने की रिंग? 6 की रिंग। ये देखिए, ये भी स्पाइरो कंपाउंड है, ये वाला एटम दोनों रिंग्स में क्या है? कॉमन है। और अगर अपन बात करना चाहें तो कुछ इस प्रकार का मामला हो सकता है, 2 6 की रिंग भी आपस में यहां पर जुड़ जाती है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पाइरो। क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं, जिनमें एक एटम 2 रिंग्स में क्या होता है? कॉमन। अब इसके पढ़ने का हमारा मोटिव क्या है? क्योंकि यहां से हम ऑप्टिकल में बहुत सारी चीजों को निकालने जाएंगे बड़ी आसानी से। जैसे मैं बोलूंगा लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या रिंग कैसा है? इवन, तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे? हैंडल कर पाएंगे। जब 2 रिंग्स स्पाइरो में होती हैं, वो एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। क्या होती हैं?
परपेंडिकुलर। क्लियर? In Spiro, both rings are perpendicular to each other. In Spiro, both rings are perpendicular to each other. और इसको समझना कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, बहुत आसान है कि स्पाइरो में दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे होती हैं। मान लीजिए एक स्पाइरो कंपाउंड मैं आपको बनाकर दिखाना चाहता हूं। ये हमारे सामने है एक 4 मेंबर्ड रिंग में बने हुए स्पाइरो। ये देखिए, क्या आप इस कार्बन की मुझे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हैं? क्या रहने वाला है? sp3। और जहां तक मुझे पता है sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। sp3 का मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में कितनी वी बताई थी भाई लोगों मैंने आपको? 2। टेट्राहेड्रल के अंदर कितनी वी होती हैं? 2। कैसे कैसे होती है बताएंगे जरा मुझे? एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है और एक वर्टिकल प्लेन में हमारे सामने रहती है। तो मैं ये इस एटम को बनाना चाहता हूं जो दोनों रिंग्स में क्या है? कॉमन। तो इस पर एक तो वी बनेगी कौन सी? सॉलिड वाली। और एक वी हमारे सामने बनकर आएगी कौन से वाली? वेज एंड डैश वाली। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस, ये हमारे सामने बनेगा। कोई भी अगर sp3 कार्बन होता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है, उस पर एक सॉलिड वी होती है और एक वेज एंड डैश से बनी हुई वी होती है। सॉलिड वी का प्लेन वेज एंड डैश वाली वी के प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। अब आप सोचिए, अगर हमें इधर आगे रिंग बनानी है तो आप जानते होंगे आगे रिंग जो बनेगी वो किससे बनेगी? अब सॉलिड लाइन से। क्लियर? तो ये वाली जो वी आपकी है ये किस में चली गई है? सॉलिड वाली, इधर वाली रिंग में। तो ये पूरी रिंग किससे बनकर आ गई? सॉलिड लाइन से। और उधर वाली जो रिंग बनेगी, अब वो रिंग कहां से बनकर आएगी? आप बताइए। वेज एंड डैश से। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें तो देखिए, जब भी आपकी स्पाइरो रिंग होंगी, दो रिंग जो स्पाइरो की फॉर्म में रहेंगी, तो वो दोनों एक दूसरे के किस में रहेंगे? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, बस बीच वाले कार्बन पर थोड़ा सा इसकी सॉलिड वाली वैलेंसी इधर वाले रिंग में चली गई है और वेज डैश वाली वैलेंसी उधर वाले रिंग में चली गई है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर जो हम यहां से समझना चाहते थे। इस कार्बन एटम पर फोकस कीजिए, इस वाले कार्बन एटम पर फोकस कीजिए। बताइए, इस कार्बन एटम की 2 वैलेंसी ऑलरेडी रिंग के अंदर है। इस कार्बन एटम की 2 वैलेंसीज ऑलरेडी किसके अंदर है? रिंग के अंदर है। कौन सी वैलेंसी है रिंग के अंदर? कौन सी वैलेंसीज रिंग के अंदर है बताइए? अबे राक्षसों, इस कार्बन की कौन सी वैलेंसी रिंग के अंदर है? सॉलिड वाली। तो बच गई कौन सी? वेज एंड डैश। तो ये हमारे सामने क्या रहेगा? वेज। और ये क्या रहेगा? डैश। क्लियर? अबे कोई राक्षसों यहाँ बेहोश होके गिर जाएगा, उठा के और ले जाना पड़ेगा। चेहरा देखा था तुमने उसका कि कहां भेड़ियों के बीच में आ गया हूं मैं? बीच में आ गया हूं मैं। नहीं है, तुम्हें अलग से एक बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी तुम्हारे लिए। चलिए, यहां पर अगर अपन बात करें तो इसको गौर से देखिए। इस वाले कार्बन की वेज डैश वाली भी ऑलरेडी किस में है? रिंग में है। तो जाहिर सी बात है बाहर कौन सी बच जाएगी? सॉलिड। अब मुद्दे की बात बोलता हूं टर्मिनल वैलेंसीज। कौन सी बोलता हूं मैं? इन्हें बोलूंगा टर्मिनल वैलेंसीज। और अगर आप इन टर्मिनल वैलेंसीज को देख पा रहे हैं, किसको देख पा रहे हैं? टर्मिनल वैलेंसीज को अगर आप देख पा रहे हैं, सो दे आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? दे परपेंडिकुलर प्लेन। नहीं सर, मैं इस बात को नहीं समझ पाया। अबे ये कौन सा है? वेज डैश। और वो कौन सा है? सॉलिड। सॉलिड और वेज डैश का प्लेन एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर है ये हाइड्रोजन्स और ये हाइड्रोजन्स। अब ध्यान से सुनना, ऐसा तो सर आपने पहले भी बताया था। कब बताया था? जब लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या थे? इवन। तब भी आपने बताया था कि जो टर्मिनल वैलेंसीज इन परपेंडिकुलर, यही तो मुद्दे की बात है। अगर लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन हो जाएं या लगातार नंबर ऑफ रिंग्स इवन हो जाएं, लेकिन वन मेंबर्ड कैसे होनी चाहिए? इवन मेंबर्ड रिंग्स होनी चाहिए। देन टर्मिनल वैलेंसीज, ये वाली और ये वाली वैलेंसी, दे विल लाई इन परपेंडिकुलर प्लेन। और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा ये पता करने के लिए। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें, वापस ध्यान से सुनो,
अगर मैं किसी रिंग को एक पाई बॉन्ड से रिप्लेस कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, जब लगातार दो पाई बॉन्ड, वैलेंसीज का प्लेन एक ही है, परपेंडिकुलर, यस। लगातार दो रिंग आते हैं तो भी परपेंडिकुलर है, यस। इफ वन ऑफ द रिंग इज रिप्लेस्ड बाय पाई बॉन्ड, then there will be no change in the plane of terminal valencies. terminal valencies हैं, they will again lie in the same plane. मतलब सेम का मतलब है दोनों अभी भी किस में रहेंगी, परपेंडिकुलर प्लेन। मतलब सर अगर इस पाई बॉन्ड में से किसी को भी मैं रिंग से रिप्लेस कर दूं, हाँ, तेरा मन करे उस पाई बॉन्ड को रिंग से रिप्लेस कर देना, इन टर्मिनल वैलेंसीज के प्लेन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। अगर ये अभी परपेंडिकुलर प्लेन में है तो ये अब भी किस में लाई करेंगी, परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर लाई करेंगी। और ये बेहद इंपॉर्टेंट हमारे सामने रहेगा। कैसे, देखिए मैं आपको इससे बताऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इससे इसको तुरंत कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि जैसा इसमें आपको माहौल दिखेगा वैसा ही माहौल यहां दिखाई देगा, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया है। इसके पढ़ाने के पीछे का मकसद जीआई बिल्कुल भी आएगा। स्पायरो के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आज तक जेईई एडवांस ने तो पूछा नहीं है, हम नीट से बातें कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे। अगर मान लीजिए 3 रिंग बनानी हो, कितनी रिंग बनानी हो, 3, इस कार्बन पर फोकस करेंगे। ये इसकी कौन सी वी है, सॉलिड। ये हमारे सामने कौन से वाली वी है, वेज एंड डैश। क्लियर। अब मैं इधर से रिंग बनाता हुआ चलूंगा तो आप बताइए ये वाली तो किस पर बनेगी, वेज एंड डैश पर। क्लियर। इस पर अगर अपन आगे बढ़ाना चाहें तो फिर ये कौन सी बची है, सॉलिड। ये हमारे सामने इधर भी जो रिंग बनकर आएगी किससे बनकर आएगी, सॉलिड से। गौर से देखिए, इससे शुरू करो। इस कार्बन के पास एक सॉलिड होगी और एक वेज डैश होगी। ये इधर रिंग में है, सॉलिड वाली भी वेज डैश वाली भी। इस कार्बन पर फोकस करो, इस पर कितनी रहेगी, एक वेज डैश एक सॉलिड, दोनों ही रिंग बना रही है। तो ये अगर अपन मान लेते हैं किसके अंदर, वर्टिकल प्लेन में, तो ये किस में चली जाएगी, हॉरिजॉन्टल में। ये वापस से कौन से प्लेन में आ जाएगी, वर्टिकल। इस कार्बन के बारे में थोड़ा सा गौर कीजिए। ये वाली रिंग तो सॉरी ये वाली वैलेंसी तो किस में चली गई है, रिंग फॉर्मेशन में। तो बाहर की साइड कौन सी बचेंगी, वेज एंड डैश। बचेंगे कि नहीं बचेंगी, यस। ये हमारे सामने वेज एंड डैश दिखाई देंगी। नेक्स्ट इधर बताइए क्या ख्याल आता है, तो सर यहां पर भी तो वेज एंड डैश बचेंगी। देखिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन्हें बेटा मैं बोलता हूं कौन सी वैलेंसीज, टर्मिनल वैलेंसीज। इनको ही मैं बोल रहा हूं टर्मिनल वैलेंसीज, मैं इन्हें ही बोल रहा हूं। और अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिखाई देगा टर्मिनल वैलेंसीज आर लाइंग इन द सेम प्लेन। आई एम नॉट सेइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर, नो। क्या मैंने ये बोला मॉलिक्यूल प्लेनर है, नो। मैंने ये बोला है टर्मिनल वैलेंसीज जो आपकी हैं वो किसके अंदर हैं, सेम प्लेन के अंदर हैं। बस मुझे तो इतना सा कहना है कि इन दोनों हाइड्रोजन्स का और इन दोनों हाइड्रोजन्स का जो प्लेन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। यानी कि सर ये तो बिल्कुल वैसे ही मामला हो गया जब लगातार आपने कितने ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बनाए थे, तो भी आपने ऐसा ही बोला था कि टर्मिनल वैलेंसी जो आपकी हैं दे विल लाई इन द सेम प्लेन। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर यहां भी मैं अगर किसी या पाई बॉन्ड को रिंग से रिप्लेस कर दूं तो प्लेन में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। मान लीजिए आपने बीच वाले रिंग को किससे रिप्लेस कर दिया है, पाई बॉन्ड से, तो यहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मामला एज इट इज यहां रहेगा। ये आपका जो हाइड्रोजन है वेज पर था तो वेज पर रहेगा, ये डैश पर था तो डैश पर रहेगा। ये भी अगर वेज पर था तो वेज पर रहेगा, डैश पर था तो डैश पर रहेगा। मान लीजिए सर मैं इसमें बीच वाले पाई बॉन्ड को रिंग से रिप्लेस कर देता हूं, हाँ, करने वाला नहीं है। टर्मिनल वैलेंसीज के प्लेन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां भी हाइड्रोजन वेज पर था तो वेज पर रहेगा, डैश पर था तो डैश पर रहेगा। यहां पर कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्लियर। अब मुद्दे की बात सुनो, अपने ऑप्टिकल में ये भी किसी काम का नहीं आएगा अपने काम। अपने काम में केवल ये वाला सिस्टम आएगा, ऐसे वाला। जब हमें पता है कि वन ऑफ द पाई बॉन्ड इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ए रिंग, देन देयर विल बी नो चेंज इन प्लेन ऑफ टर्मिनल वैलेंसीज। ये वाला काम, ये कहीं भी काम आने वाला नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 कहीं नहीं देगा। एक पाई बॉन्ड और एक रिंग कनेक्ट करके ऑप्टिकल में कि पता है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। मैं आपको यहां से समझाऊंगा और मैं बोलूंगा जैसा इसमें होता है एग्जैक्टली वैसा इसमें दिखाई देगा। अगर रिंग को पाई बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैंने ये सारी बातें की है, क्योंकि अभी तो हमें तर और ताजा बातें याद है कि जब लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन होते हैं तो टर्मिनल वैलेंसीज परपेंडिकुलर प्लेन में, मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर, और लगातार ऑड होते हैं तो टर्मिनल वैलेंसीज सेम प्लेन में और मॉलिक्यूल प्लेनर हो सकता है। गॉट द पॉइंट। छापिए, आगे बढ़ूंगा। इसके अलावा आपको यहां कोई खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। इवन मैं क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगा यहां पर, सीधे अब अपन आगे बढ़ जाएंगे।
सुलटा दिया है क्या? इसमें पीछे लिख देना ऑप्टिकल में काम आएगा इसलिए पढ़ा है, दैट्स ऑल। कभी तुम देखो पढ़ा तो दिया, क्वेश्चन तो नहीं आया। तो क्या एसी का रिमोट सेट करा राक्षस? फोटो खींच रहा है। पता नहीं तुम चाइनीज मोबाइल लेके बैठे रहते हो, कोई टेम्परेचर बढ़ा देता है, कोई घटा देता है। आईफोन मेरे पास ही नहीं है, आईपैड की खुद ही EMI चल रही है अभी तक। पब्लिकली सारी बातें बुलवा दिया करो तुम, पैसा मिलता कहाँ है जो है जाएगा। ये देखो सबके अपने दर्द निकल के आ रहे हैं, जो लाइफ तुमने फेस नहीं की उसके भी एक्सपीरियंस ले। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे अपन। यहां पर कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं आए, कंफर्म नहीं आएगा यहां से क्वेश्चन, दैट्स ऑल। परेशानी मत होना। जीआई में क्वेश्चंस जहां वन था डबल बॉन्ड से बनेगा, दूसरा अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं रिंग से साइक्लोइड केन में बनेगा, तीसरा बनेगा रिंग, और चौथा बनेगा एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड से। 4 जगह से क्वेश्चन पूछता है, उसके अलावा कहीं से नहीं पूछता। पढ़ाने को तो बाइफिनाइल टर्फिनाइल भी जीआई कर देते हैं, टर्फिनाइल में भी जीआई होता है, लेकिन पूछता नहीं है। मास्टर नहीं बनना, अपने को नीट क्रैक करना है। पहले अपने पास टाइम क्या है, कम दिया है क्या? मजदूरों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, कद्दू पैसे मिलते हैं। सुलटा दी है क्या? लिखिए, if sum of continuous number of pi bonds and ring, if sum sum if sum of continuous number of pi bonds and ring, if sum of continuous number of pi bonds and ring is even, is even is even, then terminal valences lie in perpendicular plane, then terminal valences lie in perpendicular plane। तो टर्मिनल वैलेंसी किस में लाई करेंगी? परपेंडिकुलर प्लेन में। ये हमने आपको बताया है। लगातार सम क्या आना चाहिए? इवन। जैसे ये और एक रिंग, 2 रिंग हो गई ना, तो सम कितना आएगा? इवन। यहां पर एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो गया, सम फिर से कितना आ गया है? इवन। यहां पर 2 लगातार पाई बॉन्ड है, इवन। एक रिंग एक पाई बॉन्ड, सम कितना है? इवन। दोनों को मिलाकर अगर सम इवन आ रहा है, in that case terminal valences will lie in perpendicular plane। next, if sum of continuous number of pi bonds and ring, if sum of continuous number of pi bonds and ring, if sum of continuous number of pi bonds and ring is odd, if sum of continuous number of pi bonds and ring is odd, then terminal valences, I'm not saying about the molecule, then terminal valences lie in same plane, that's all। then terminal valences lie in same plane। मान लीजिए अगर आप 1-2 क्वेश्चन यहां देखना चाहें तो ये क्वेश्चन दोबारा भी आपके सामने आएंगे। यहां लगा दिया है H, यहां लगा दिया है F, यहां पर लगा दिया है Cl और यहां पर लगा दिया है Br। आपसे पूछे बताइए क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? नहीं। देखिए इन दोनों एटम्स की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। आप बताइए लगातार इनका सम कैसा आया है हमारे सामने? इवन। इवन का मतलब ये दोनों किस में होंगे? परपेंडिकुलर प्लेन में। आप कुछ भी कर लीजिएगा, L1 किसके बराबर आ जाएगा? L2 के। समझ में आया कि नहीं आया? जब लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे थे हमारे सामने? टर्मिनल वैलेंसीज वर इन परपेंडिकुलर प्लेन। एरियल डिस्टेंस ही चेंज नहीं होता है, चाहे आप यहां पर सेम रखिए चाहे डिफरेंट रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से ऐसे मान 6 मेंबर रिंग रख, बात करनी है केवल टर्मिनल वालों से ही। ये हमारे सामने यहां पर हमने लगा दिया है क्या? Cl, और यहां पर क्या लगा दिया है? Br। बताइए क्या ये ज्योमेट्री कर सकता है? नहीं। लगातार यहां पर अगर अपन बात करें रिंग और पाई बॉन्ड का सम,
इवन का मतलब ये दोनों किस में लाई करेंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में, तो एरियल डिस्टेंस नहीं बदलेगा। अगर ये कर देगा पाई बॉन्ड GI शो तो फिर ये भी कर देगा। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, इसको बिल्कुल इसी के साथ कंपेयर करना है। आपसे अगर ये पूछा जाए बताइए क्या ये GI शो करेगा, क्या ये GI शो करेगा, नहीं। अगर ये नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में एनवायरमेंट टेट्राइडल है। क्लियर, तो ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, इसी से तुरंत लिंक कर लेना हमें। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। यहां पर हमारे सामने है रिंग, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें लगा हुआ है H, यहां पर लगा हुआ है F, यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है F, यहां पर लगा हुआ है Cl। बताइए इसके बारे में क्या ख्याल आता है, क्या ये GI करेगा? यस। ये देखिए लगातार अपन बात करना चाहें तो 1 2 3, और ये भी क्या है, दोनों डिफरेंट, ये भी दोनों क्या है, डिफरेंट, then definitely it will show geometrical isomerism। बट मैं आपको बता देता हूं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे नीट में नहीं पूछा जाएगा। नीट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्या पढ़ना है से इंपॉर्टेंट ये है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या खाना है से इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं खाना है। नहीं खाओगे तो भूखे रह लोगे, और गलत खाओगे पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट, और ये हमारे सामने इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स, GI इन साइक्लोएल्केन्स। किस में बात करते हैं, GI इन साइक्लोएल्केन्स। और यहां से क्वेश्चंस हमारे सामने बनते रहते हैं, क्योंकि ये अपने NCERT का पार्ट है और क्वेश्चंस यहां से आते हैं और आते रहेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइक्लोएल्केन्स में जो रिंग के सिग्मा बॉन्ड होते हैं उन पर रोटेशंस क्या रहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड। वहां पर आप बिना बॉन्ड तोड़े सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन नहीं ले सकते हैं। तो लिखिए सबसे पहले, रोटेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड अबाउट द सिग्मा बॉन्ड ऑफ ए रिंग। याद कीजिए अपन ने कुछ ढेर सारी बातें की थी इसके रिगार्डिंग। कब की थी इसके रिगार्डिंग बातें, जब हम पढ़ रहे थे कौन सा, कॉन्जुगेशन। मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज अगर रिंग के डबल बॉन्ड के ऊपर है, नेगेटिव चार्ज अगर रिंग के डबल बॉन्ड के ऊपर है, रेडिकल अगर रिंग के डबल बॉन्ड के ऊपर है, तो उसके कॉन्जुगेशन माने के कोई चांसेस नहीं। लेकिन अगर वो रिंग से बाहर है डबल बॉन्ड, तो फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिंग के बाहर तो क्या होने लगेंगे, रोटेशंस। बताया था कि नहीं बताया था? तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे सामने रिंग है तो रिंग के सिग्मा बॉन्ड के ऊपर रोटेशंस क्या रहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड। विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग आप रिंग के सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन ले ही नहीं सकते। अगर आप रोटेशन लेना चाहते हैं देन यू हैव टू ब्रेक एटलीस्ट वन बॉन्ड। ये देखिए, ये हमारे सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है साइक्लोप्रोपेन। क्लियर, तो साइक्लोप्रोपेन में अगर आप रोटेशन लेना चाहोगे तो नहीं ले सकते, रोटेशन लेना चाहोगे तो नहीं ले सकते। अगर आप रोटेशन लेना चाहते हैं तो आपको रिंग का कोई ना कोई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो रिंग के सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग आप रोटेशन नहीं ले सकते। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये आपके कैसी रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग। गौर से देखिए, मान लीजिए आप ब्लैक वाले मार्कर के अबाउट रोटेशन लेना चाहते हैं। जैसे ही आप ब्लैक वाले मार्कर के अबाउट रोटेशंस लेंगे, ये देखो ग्रीन और रेड का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, ग्रीन एंड रेड का कांटेक्ट ब्रेक हो गया। कांटेक्ट ब्रेक होने का मतलब है बॉन्ड का ब्रेक हो जाना। इसका मतलब बिना बॉन्ड ब्रेकिंग यहां पर पॉसिबल नहीं है। पहला मतलब हमें यहां पर सिग्मा बॉन्ड किसका काम करेगा, आरआरएस का। आरआरएस तो मिल गया, लेकिन अकेला आरआरएस कुछ भी नहीं करवा सकता। एरियल डिस्टेंस भी तो क्या होनी चाहिए, चेंज। तो वो एरियल डिस्टेंस कब चेंज होती है, जब टर्मिनल पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप कैसे हो, डिफरेंट। कैसे हो, डिफरेंट, और वो सेम प्लेन में भी लाई करने चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर प्लेन में चले गए तो फिर से एरियल डिस्टेंस नहीं बदलेगी। तो रिंग में अगर अपन बात करना चाहें, मेरी बात को ध्यान से सुनना, नेक्स्ट इसमें लिख देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 atoms, there should be at least 2 atoms, there should be at least 2 atoms which have different substituents. There should be at least 2 atoms which have different substituents. रिंग में कम से कम 2 एटम होने चाहिए जिन पर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, डिफरेंट। क्लियर, ब्रेक इन में लिखिए, नीड नॉट टू बी एडजेसेंट, नीड नॉट टू बी एडजेसेंट।
इनका एडजेसेंट होना कोई जरूरी नहीं है, पूरी रिंग में कहीं भी हो। पूरी रिंग के अंदर कितने होने चाहिए? 2। कहीं भी एडजेसेंट होने की कोई जरूरत इनको नहीं है। चलिए सबसे पहले हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमने एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाई है। क्या बनाई है? 3 मेंबर्ड रिंग हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। क्लियर? ये है वेज और वो आपके क्या है? डैश। तो मैंने रिंग को ऐसे बनाया, अगर आप रिंग को ऐसे देखोगे तो ये आपकी तरफ दिखाई देगा, ये क्या रहेगा? वेज। और ये जो दूर जा रहा होगा क्या होगा? डैश। अब हर कार्बन के ऊपर आप जानते हैं 2 वैलेंसी और हैं। अगर मैंने वेज और डैश में रिंग बनाई है तो जाहिर सी बात है बाहर कौन बच गई होंगी? सॉलिड। तो यहां पर अगर अपन बात करें, ध्यान से देखते रहना, ये हमारे सामने इसकी एक वैलेंसी रहेगी। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने एक वैलेंसी रहेगी। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो इस पर भी ये वैलेंसी रहेगी। ध्यान से सुनना, इस सिग्मा बॉन्ड पर, यहां से यहां पर, इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस क्या है? रेस्ट्रिक्टेड। यू कांट टेक द रोटेशंस, यानी कि मिल चुका है। अब आप जानते हैं इस टर्मिनल पर और इस टर्मिनल पर दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? यहां पर H लगा है, यहां पर भी H लगा है, यहां पर भी H लगा है और यहां पर भी H लगा है। बताइए क्या इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ये रिंग जीआई कर सकती है? नहीं, कभी नहीं कर सकती। मान लीजिए आपने यहां पर भी हाइड्रोजन्स लगा दिए और यहां पर भी हाइड्रोजन्स लगा दिए, हालांकि इस सिग्मा बॉन्ड पर भी रोटेशंस क्या है? रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन ये दोनों मिलकर भी जीआई नहीं कर सकते। गौर से देखिए, कर पाएंगे क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं कर सकते। आप बताइए क्या यहां पर रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड हैं? यस, रिंग के हर सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। क्लियर? लेकिन ये दोनों सेम, वो दोनों सेम, मामला ही नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने ये कुछ इस प्रकार से रिंग दी हुई है। ध्यान से सुनते रहेंगे आप, ध्यान से एक एक बात को। ये हमारे सामने क्या है? रिंग है। इस बार मैंने यहां पर क्या लगा दिया है? ए। यहां पर क्या लगा दिया है? बी। यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है एच। यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है एच। यहां पर भी लगा हुआ है एच। यहां पर भी लगा हुआ है एच। आप खुद सोचिए क्या यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? नहीं। देखिए अगर अपन इस दोनों एटम की वजह से सोचें तो क्या इनके बीच में रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड हैं? यस। ऐसे यूं घुमा के क्रॉस मारता हूं मतलब रोटेशंस क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन सर इधर तो डिफरेंट है, इधर दोनों क्या आ गए? सेम, रायता फैल गया। ठीक है, यहां पर अगर अपन घुमा दें तो रोटेशंस यहां भी रेस्ट्रिक्टेड है। क्या ये दोनों एटम्स मिलकर जीआई करवा सकते हैं? नहीं, सेम सेम, हटाओ। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर रोटेशंस क्या है? रेस्ट्रिक्टेड। क्या ये दोनों मिलकर जीआई करवा सकते हैं? नहीं, नहीं करवा सकते। आपको अपने आप कंडीशन समझ में आ जाएगी, जो आप लिखते हैं वो आई कहां से है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनना, मान लीजिए हमारे सामने जो रिंग है वो कुछ इस प्रकार से दी हुई है। क्लियर? ये हमारे सामने रिंग है, तबियत से मेरी बातों को सुनते रहना। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो लगा हुआ है ए। यहां पर हमारे सामने क्या लगा हुआ है? बी। क्लियर? फिर अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर लगा हुआ है ए, यहां पर लगा हुआ है बी, और यहां पर हमारे सामने है हाइड्रोजन और यहां पर है हाइड्रोजन। बताइए क्या ख्यालात है? क्या इसमें जीआई हो सकती है? यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन, इस सिग्मा से और इस सिग्मा के बीच में रोटेशंस क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है? दूसरी बात, इधर बताओ ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? डिफरेंट। और ये दोनों भी क्या है? डिफरेंट। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है। सर लेकिन एरियल डिस्टेंस भी तो बदलनी चाहिए ना? बिल्कुल बदलेगी। मान लीजिए अभी इन दोनों ए के बीच में एरियल डिस्टेंस आपने कितनी मान रखी है? L1। अगर आपने यहां से इसको ऐसे बना दिया है, ए को कहां भेज दिया है? नीचे की साइड भेज दिया है। ध्यान से सुनते रहना, यहां पर हमारे सामने है ए, यहां पर है बी। इसमें यहां पर नीचे की तरफ चला गया है ए, ऊपर की तरफ कौन आ गया है? बी। गौर से देखिए, इधर ए बी क्या हो चुके हैं? बदल चुके हैं। तो यहां पर जो ये एरियल डिस्टेंस आएगी, डेफिनेटली ये जो L2 हमारे सामने आएगा, देन यू विल फाइंड L1 इज नॉट इक्वल टू L2। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है। सर तो सकते हैं? यस, ये रहा आइडिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये रिंग आपके सामने है, ये वो कार्बन एटम है जिस पर लगा हुआ है ए बी, ये दूसरा कार्बन एटम है ए बी। देखो क्या यहाँ रोटेशंस हो सकते हैं? नहीं। पहली कंडीशन, दोनों के बीच में रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड, कंप्लीट हुआ। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है सर एरियल डिस्टेंस बदलना चाहिए। अब आप दोनों ब्लू ब्लू के बीच में डिस्टेंस इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? सिग्मा बॉन्ड तोड़ दिया, और बॉन्ड तोड़कर क्या किया है? घुमा दिया है। अगर मैंने बॉन्ड तोड़कर इनको घुमा दिया है तो आप खुद देखना क्या डिस्टेंस सेम रहेगी या फिर डिस्टेंस हमारे सामने क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आप खुद ही देखना कि डिस्टेंस सेम रहेगी या फिर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी।
ये हमारे सामने दिया हुआ है और मैंने ये वापस बना दिया। ये देखो क्या डिस्टेंस सेम रही? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है क्या? यहीं से देख लो, सेम है क्या? नहीं, मतलब एरियल डिस्टेंस चेंज हो चुकी है। तो पहला पॉइंट उसने बोला है कि रिंग के सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्टेड। आरआरएस की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। दूसरा बोलता है कम से कम रिंग में 2 एटम ऐसे होने चाहिए जिनकी वैलेंसी पर, कौन सी वैलेंसी? जो रिंग का हिस्सा नहीं है। कौन सी वैलेंसी? जो रिंग का हिस्सा नहीं है। पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप, पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप क्या हो? डिफरेंट। पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। तो वो जीआई कर सकता है। एक पॉइंट और लिखा है आपने ब्रैकेट में, हालांकि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नीड नॉट टू बी एडजेसेंट, उनको आजू बाजू होने की जरूरत नहीं है। वो पूरी रिंग में कहीं भी हो, आजू बाजू काजू, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए ये हमारे सामने यहां पर लगा हुआ है ए, यहां पर लगा हुआ है बी, यहां पर मान लीजिए हमारे सामने लगा हुआ है ए, यहां पर लगा हुआ है बी। बताइए क्या ख्याल आता है? क्या ये जीआई करेगा? यस। देखिए इस एटम पर, इस एटम पर यहां पर लगातार रोटेशंस क्या है? रेस्ट्रिक्टेड। यू कांट टेक रोटेशन अबाउट दीज सिग्मा बॉन्ड्स। तो रोटेशंस बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है दोनों एटम्स के बीच में। और यहां पर लगे हुए दोनों क्या है? डिफरेंट। यहां पर भी लगे हुए दोनों क्या है? डिफरेंट। तो ये जीआई करेगा। यू गॉट द पॉइंट? बस एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है, ये sp3 होना चाहिए, वरना मामला ही सुलट जाएगा। क्या होना चाहिए? sp3। अगर sp3 नहीं हुआ तो आप जानते हैं sp2 में तो तीनों वैलेंसी किस में आने लगेंगी? सेम प्लेन में। और फिर एरियल डिस्टेंस ही चेंज नहीं होगी। आप सोचिए, मान लीजिए ये sp3 ना होकर sp2 होता तो इसकी तीसरी वैलेंसी यहीं आती क्या? आती कि नहीं आती? फिर तो यहां से और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाउन, चेंज नहीं होती। तो रिंग का एटम sp3 होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होने वाली है? जीआई। अगर वो sp2 होगा तो फिर उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। अब एक बार वापस से मुझे रिवाइज करवा दीजिए, रिंग में जीआई की कितनी कंडीशंस हैं? रिंग में जीआई की मात्र कितनी कंडीशंस हैं? 2। पहली, पूरी रिंग में ऐसे 2 एटम होने चाहिए, एटलीस्ट 2 एटम होने चाहिए जिन पर लगे हुए एटम और ग्रुप क्या हो? डिफरेंट। दूसरी, वो एटम्स sp3 होने चाहिए। वो एटम्स कैसे होने चाहिए? sp3। अगर sp2 हुआ तो मामला नहीं बनेगा। छापिए, आगे बढ़ेंगे। पूरी वही कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, बाकायदा सेटिस्फाई करके बताया है कि क्यों हम ऐसे 2 एटम ढूंढते हैं कम से कम। वरना मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था ए बी और आगे बढ़ सकता था। लेकिन तुम्हें लगता है कि हर क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। कॉन्सेप्ट वही है, आरआरएस होना चाहिए और एरियल डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए, दैट्स ऑल। आरआरएस होना चाहिए और एरियल डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए। ये रिंग जो लिखी हुई है ना, वो ऐसे लिखी हुई है। देखो इस एटम पर देखो, ब्लैक वाले पर, ये वाला तो आपके लिए क्या हो जाएंगे इस बार? सॉलिड लाइंस। और ये क्या है? वेज। और ये क्या है? डैश। ऐसे रिंग, ऐसे देख रहे हो आप। एक रिंग को आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे देखोगे तो ये वेज ये डैश, ऐसे देखोगे तो ये सॉलिड ये वेज ये डैश। आगे बात समझ में? नीट में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं भाई। बातें पहले क्या करो, सारे के सारे संस्कारी लोग हो तुम। जैसे मास्टर पढ़ा के हटता है, पूछता है भाई तेरे को समझ में आया? क्योंकि तू तो मेरे भरोसे आया है, मास्टर के भरोसे तुझे छोड़ा ही नहीं जा सकता। कल मेरा सिलेक्शन हो गया और तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पड़ोसी क्या बोलेंगे? देखो कैसे संस्कार, कितने सेल्फिश आदमी है, अपना सिलेक्शन करवा लिया। और जो पड़ोस में बच्चा बैठता तो उसका सोचा भी नहीं। एलन की टैगलाइन ही आप पर फिट नहीं बैठेगी, संस्कार से सफलता तक।
संस्कार तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तो फिर सफलता कहां से आएगी? राक्षस तेरी मैस में कौन सा खाना बनता है? रायता ज्यादा नहीं है, उसमें डिस्पोजल में डाल के चलता है और झूलता हुआ आता रूम यहाँ तक, यहीं डस्टबिन में फेंक के आता उस गिलास को भी। वो आया था ना थोड़ी देर पहले, वो रायते के नशे में आते हैं, रूम नंबर भी नहीं देख रहे हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं। वो तो तुमने उसको बोल देनी, वो बैठ के पढ़ लेता है क्लास, तो वो बेचैन रहता कि यार ये कैसा इंस्टीट्यूट है, कल कुछ पढ़ा रहे थे, आज कुछ पढ़ा रहे हैं, हर दिन मास्टर बदल जाता है, केमिस्ट्री की भी दो दो मास्टर हैं। स्कूल जाते हैं ना, वहां साइंस एक ही पढ़ाता है, और यहाँ पहली बार तो उसने देखा कि सारी क्लासेस साइंस की लग रही है। प्लस वन वालों के साथ बहुत दिक्कत होती है, सारी ही साइंस की क्लासें लग रही है, और वो भी मास्टर भी अलग अलग हैं। कुछ तो फ्लोर में कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्लोर में ठीक ठाक पहुंच जाते हैं, तो रूम में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत दुविधा है बच्चों के साथ। लीजिए भाई, इन सवालों को आप जवाब देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से हैं जो जीआई कर सकते हैं जो जीआई नहीं कर सकते? क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करना चाहें 8, क्वेश्चन नंबर 9 टोटल हवाबाजी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा सकते हैं अपन, लेकिन पूछता नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछता है और हमें वही याद नहीं आते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि समझ में नहीं आता, दिक्कत ये है समय पर याद नहीं आता है। और जितना ज्यादा दिमाग में रखोगे चीजें, उतनी ज्यादा डिलीट होंगी, क्योंकि मेमोरी तो आपकी फिक्स है, एक पढ़ते हो दूसरा डिलीट हो जाता है। बताइए पहले वाले के बारे में क्या ख्याल है? जीआई करेगा क्या? देखिए बहुत सारे बच्चों के साथ दुविधाएं चल रही हैं, हालांकि कुछ आकर मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं कि सर देखो आपने बोला यहाँ पर क्या है, मैंने बोला CH3, क्लियर, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। फिर बोलते हैं ये अब लगाया आपने, पहले नहीं था। ये बात भी सही है कि मैंने अब लगाया, पहले हाइड्रोजन था ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कार्बन के जितने बॉन्ड कम होते हैं उस पर उतने क्या लगा लिए जाते हैं, हाइड्रोजन। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है ये। जैसे यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा का मतलब यहाँ पर दो क्या है, हाइड्रोजन। यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर केवल एक एटम ऐसा है जिस पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप क्या है, डिफरेंट। एक से तो मामला नहीं बनेगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के लायक नहीं है, नालायक। नेक्स्ट में बताइए क्या ख्याल आता है? ये कौन है हमारे सामने, CH3, और ये कौन है, H। यहां पर कौन है, CH3, और यहां पर कौन है, H। क्लियर? बताइए इसके बारे में क्या ख्याल आता है? दो एटम्स ऐसे मिल गए क्या, यस, जिन पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है? देखिए यहां पर तो आपको पता है डैश नहीं दिखाया गया है, क्लियर, तो मतलब कौन है, पीछे दिख नहीं रहा होगा, हाइड्रोजन है। एक तो मिल गया जिस पर रिंग पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप अलग है। बाकी यहां पर खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है, खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। जहां कुछ नहीं दिख रहा वहां दोनों क्या है, हाइड्रोजन। अगर इसने वेज नहीं बना कर दिया तो बाय डिफॉल्ट यहां पर कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। यू गॉट द पॉइंट। और यहां नहीं हो सकती जीआई, क्यों? क्योंकि ये दोनों भी भाई सेम ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी रिंग में केवल एक एटम ऐसा है जिस पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप डिफरेंट है, एक से तो मामला सेट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें, बताइए ये करवा सकता है, नहीं करवा सकता है, नहीं करवा सकता है, नहीं करवा सकता है, नहीं, क्योंकि दो दो हाइड्रोजन लेकर बैठा है सर। बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और एक क्या होगा, टकला। एक हमारे सामने हाइड्रोजन और दूसरा कौन होगा, टकला। तो ये देखिए इस पर लगे हुए दोनों डिफरेंट, इस पर लगे हुए दोनों डिफरेंट, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करवा सकता है। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है भाई लोगों, करवा पाएगा क्या, नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो दोनों क्या है, सेम।
यहाँ पर तो दोनों ही जो लगे हुए वो मिथाइल, इस पर भी क्या है, 2 हाइड्रोजन, इस पर भी क्या है, 2 हाइड्रोजन, और केवल एक एटम ऐसा है जिस पर लगे हुए एटम और ग्रुप डिफरेंट है। एक से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 2 तो लेकर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल आता है? यस, देखो ये दोनों मिलकर कर सकते हैं, यस, या फिर ये दोनों मिलकर कर सकते हैं, यस, या फिर ये दोनों मिलकर कर सकते हैं, यस। मैंने एटलीस्ट 2 बोला था, 2 से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म करेगा। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है बताइए? कहां गया अपना 5 नंबर, कहां गया? अच्छा ठीक है, राक्षस। देखिए नेक्स्ट हमारे सामने BHC, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। BHC के नाम से मशहूर है। लिंडेन भी बोलते हैं, गैमेक्सिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन वो नहीं देगा, क्यों? उसमें दिक्कत नहीं होती, इसमें होती दिक्कत। पहला क्वेश्चन उसका होता है, बताइए बेंजीन हेक्सा क्लोराइड एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके नाम में जरूर बेंजीन आया है, लेकिन ये बेंजीन रखता नहीं है, ये बेंजीन से डेराइव किया गया है। पता है कब बनकर आता है? जब बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और सनलाइट में करवाते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से बनता है। तो यहाँ पर बेंजीन होता नहीं है, लेकिन नाम में बेंजीन है। बहुत सारों का नाम ऐसा ही होता है, जैसे होशियार सिंह, क्लियर। बहुत सारों का नाम क्या होता है? बहादुर, और वो थोड़ी दूर तक भी नहीं जा सकते। तो नाम का लोचा हर जगह रहता है, इसके साथ भी नाम का लोचा है, इसमें कोई बेंजीन नहीं है। तो सर जो मैं सोच रहा हूं वो क्या है? तू जो सोच रहा है वो ये नहीं, इसे सोच रहा है उसका नाम ये नहीं होता बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तू इसको सोच रहा है दिमाग के अंदर, और ये हेक्साक्लोरोबेंजीन होता है। ये देखो, ये हमारे सामने कौन सा होता है? हेक्साक्लोरोबेंजीन। तू जो सोच रहा है कि सर मैं सोच रहा हूं वो क्या है, वो ये है बेटा। और हमने कौन सा लिखा है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मींस डेराइव्ड फ्रॉम बेंजीन। यू गॉट द पॉइंट। चलिए आप बताइए इसके बारे में क्या ख्याल आता है? क्या ये जीआई करेगा? करेगा सर, हर एटम पर अलग है। हमें तो कितने चाहिए थे? 2, कोई भी 2 ले लीजिए, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या ख्याल आता है भाई लोगों? करेगा क्या? यस। कौन सी रिंग करेगी? बीच वाली। ये देखो हाइड्रोजन और साइक्लोप्रोपाइल, ये देखो हाइड्रोजन और साइक्लोप्रोपाइल। यस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है? करेगा क्या? यस। कौन सी रिंग करेगी? केवल बीच वाले। यहां पर हाइड्रोजन साइक्लोब्यूटाइल, यहां पर भी हाइड्रोजन साइक्लोब्यूटाइल, इन दोनों एटम्स की वजह से यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। सो दिस मॉलिक्यूल विल शो ज्योमेट्रिकल आइसो। कंपाउंड के बारे में क्या ख्यालात है? ये राक्षसों लास्ट ईयर के आपके नोटबुक में 101% होगा। हालांकि ये जो चीज है ना, ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है, इसको साइक्लो एल्केन के साथ पढ़ाना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो क्या है? मजबूरी। ये है फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। क्या होते हैं? फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। और फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में जीआई एकदम अलग से डिस्कस की जाती है, लेकिन अपने ये रखा हुआ है और ये आता भी रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम? डेक्लिन। क्या बोलते हैं? डेक्लिन। ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिस फॉर्म में भी और ट्रांस फॉर्म में भी। ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म करता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म करता है। देखिए इसमें 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये ट्रांस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये देखिए यहां पर दोनों हाइड्रोजन्स को ऐसे लगा दूं तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती है? ट्रांस। और इन्हीं 2 हाइड्रोजन्स को अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ये कौन सी फॉर्म हमारे सामने बन जाती है? सिस। ये देखिए, ये सिस एंड ट्रांस दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है भाई। ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लो है। इसके रूल आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है, लेकिन ये आपके माइनर में, मेजर में, कॉमन में आता रहता है। और लास्ट ईयर भी जिस भी सर ने आपको पढ़ाया होगा, ये 101% मिलेगा आपको। क्लियर? 101% मिलेगा। हालांकि इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करवाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप देख सकते हो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? ट्रांस। और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? सिस। अगर इसके एक्सप्लेनेशन मैंने दी, देन आई हैव टू गो आउट ऑफ सिलेबस, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में क्या ख्याल है? करेगा क्या? यस, डेफिनेटली साइक्लोहेक्सेन करेगा। यहां पर कौन है? H, और ये लगा हुआ है। यहां पर कौन है? H, और ये लगा हुआ है। तो साइक्लोहेक्सेन इन दोनों एटम्स की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन
राक्स स्लो स्लो लिखने लग जाते हो धीरे धीरे करके। 2 क्लास है तो क्या हुआ सर, पढ़ाना तो उतना ही देंगे आपको। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में आपके क्या ख्याल आता है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा? कितने लोगों को लगता है नहीं करेगा, पहले वो बताओ, पहले उनसे निपट लूं मैं। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। दिमाग से पैदल लोगों, किसके भरोसे आप करवा रहे हो? नाइट्रोजन के भरोसे। और जिस नाइट्रोजन के भरोसे आप कर रहे हैं उसका लोन पेयर उसके पास ही नहीं है। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। क्या मुझे आप नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? sp2 लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? sp2। कितनी बेहतरीन तरीके से बताया था कि पहले ये देखा करो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड। अगर वो कॉन्जुकेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा, अगर वो कॉन्जुकेशन में नहीं है तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होगा। इतनी तबियत से आपको पढ़ाया था जीओसी के अंदर, सब रायता फैला दिया राक्षसों ने, गुड़ गोबर एक कर देते हैं। सुलटा दिया है क्या? तो ये हमारे सामने मामला था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो एल्केन्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स के बारे में हम कह रहे हैं कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, भले ही ये कितने भी आसान हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, सिंपल सिंपल। हमें वो भी नहीं आते हैं कई बार, क्योंकि अपन हवाबाजी में उड़ते हैं और वो हमें हवाबाजी के चक्कर में सुलटा रहा है पिछले 2-3 सालों में। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए 1,3 डाइमिथाइल 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या ख्याल आता है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप देखा करो साइक्लो का मतलब रिंग है, फिर आ जाओ वर्ड रूट पर, 6 की रिंग है, ये लीजिए 6 की रिंग हमने बना दी है। फिर देखो 1 पर क्या लगा दो, कहीं भी 1 लगाकर मिथाइल। फिर 3 नंबर पर क्या लगा दो, मिथाइल, एंड डेफिनेटली इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कई बार नाम देकर भी हमसे पूछ सकता है, तो हम स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेंगे भाई। क्लियर? जैसा ही नाम देगा तो हमें थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाने पर मेहनत करनी पड़ेगी। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां तक? नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने सेकंड लास्ट रहेगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि उसमें रिंग भी आ जाएगी और पाई बॉन्ड भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे उसके अंदर। तो नेक्स्ट लिखेंगे जीआई इन रिंग प्लस पाई बॉन्ड सिस्टम। जीआई इन रिंग प्लस पाई बॉन्ड सिस्टम। ये क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान देंगे, ये आता रहता है माइनर मेजर में, सुलट जाओगे तुम। नीट में तो पता नहीं, माइनर मेजर में जरूर आता है ये। एक तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है और एक क्वेश्चन नंबर 10 पूछते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आएगा जीआई इन रिंग प्लस पाई बॉन्ड सिस्टम। जीआई इन रिंग प्लस पाई बॉन्ड सिस्टम। रिंग प्लस पाई बॉन्ड सिस्टम, वैसे तो इसको एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, अब आपके लेवल पर चल रहा है, आप जैसा पढ़ के आते हैं। देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें रिंग भी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, और इसमें पाई बॉन्ड भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। रिंग भी रहेगा, पाई बॉन्ड भी रहेगा, दोनों पर हमें चेक करना पड़ेगा। और फिर हम किस पर बात करेंगे, मॉलिक्यूल पर। फिर हम किस पर बात करेंगे, मॉलिक्यूल पर। मान लीजिए रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और पाई बॉन्ड पर नहीं है, बताइए मॉलिक्यूल जीआई करेगा कि नहीं करेगा? कहीं भी हो जाए मॉलिक्यूल तो जीआई करेगा। मान लीजिए रिंग पर नहीं है लेकिन पाई बॉन्ड पर है, बताइए मॉलिक्यूल जीआई करेगा क्या? यस। मान लीजिए रिंग पर भी है और पाई बॉन्ड पर भी है तो भी मॉलिक्यूल जीआई करेगा। मान लीजिए ना रिंग पर है ना पाई बॉन्ड पर है तो मॉलिक्यूल जीआई नहीं करेगा। कहीं भी हो, अगर एक जगह भी एक भी आरआरएस के अबाउट जीआई हो रही है तो मॉलिक्यूल तो जीआई करेगा। क्लियर? ये हमारा रहने वाला है फंडा। और यहां से एम्स बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता था, क्यों? क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, रिंग वाले भी कवर हो जाते हैं और पाई बॉन्ड वाले भी कवर हो जाते हैं, दोनों एक साथ मिक्स होकर बड़ी आसानी से वो पूछ लेता है। अब आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक ध्यान से सुनना है, तबीयत से सुनना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको यही आते हैं और क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा यहीं से पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि एक तो मैंने बोला पाई बॉन्ड इंपॉर्टेंट, एक रिंग, और इसमें दोनों आ गए, रिंग भी आ गया, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहती है।
मान लीजिए आपके सामने एक पाई बॉन्ड है, ध्यान से सुनते रहेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक पाई बॉन्ड है, यहां पर लगा हुआ है H, यहां पर लगा हुआ है CH3, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो लगा हुआ है CH2 और यहां पर लगा हुआ है CH2। बताइए क्या ख्याल आता है, क्या इस पाई बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है? डबल बॉन्ड एक RRS का काम करता है कि नहीं करता है? यस। ये हमारे सामने एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, दैट इज पाई बॉन्ड। यू विल फाइंड कि साइड दोनों क्या है? डिफरेंट। लेकिन एक साइड डिफरेंट होने से सर काम कहां चलता है? यहां दोनों क्या हो गए? सेम। पता क्या करेगा? इसी में तो रिंग बना दी भाई मैंने, इन दोनों को आपस में बैलेंस से कनेक्ट कर दिया, क्या बन गया है? रिंग। अबे ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? तो यहां पर गौर से देखिए, इस कार्बन की जो दो वैलेंसी हैं वो क्या बना रही हैं? रिंग। यहां जाओगे CH2, वहां भी देखोगे CH2, तो ये दोनों क्या हैं? सेम। तो क्या पाई बॉन्ड जीआई करेगा? नहीं। अब आ जाते हैं रिंग पर। देखिए रिंग में कभी भी इस एटम पर खोपड़ा खराब ना करें। क्यों ना करे भाई? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो बचे कितने एटम? दो, और दोनों पर लगे हुए एटम और ग्रुप सेम है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो रिंग ने भी क्या कर दिया है? सरेंडर। मतलब ना तो रिंग कर रही है ना पाई बॉन्ड कर रहा है, तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, तबियत से सुनते रहना। मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, धीरे धीरे फिर मैं सही लेवल की तरफ बढ़ूंगा। यहां पर लगा हुआ है H, यहां पर लगा हुआ है CH3, और हमसे पूछा गया है बताइए क्या यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है? इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए आप अगर याद करें ना तो स्पाइरो में ऐसे क्वेश्चंस किए थे हमने। यहां तो क्या लगा हुआ है? दोनों हाइड्रोजन्स लगे हुए। क्या लगे हुए? हाइड्रोजन्स। क्लियर? अगर यहां दोनों डिफरेंट भी होते ना तो हम स्पाइरो में पढ़ के आ चुके हैं, इन दोनों एटम्स की वजह से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों वैलेंसीज परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। लेकिन हमें स्पाइरो पर ध्यान देना ही नहीं, हमें स्पाइरो रिवाइज करना ही नहीं है जीआई के अंदर, सीधी सी बात है, यहीं से चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डबल बॉन्ड पर। कहां देख लेते हैं एक बार? डबल बॉन्ड पर। बताइए डबल बॉन्ड पर इधर दोनों क्या है भाई लोगों? डिफरेंट है कि नहीं है? यस सर, एग्रीड। इधर आ जाइए, इधर क्या है? CH2, इधर भी क्या है? CH2। जब भी रिंग आपको एनालाइज करनी हो ना तो आपको एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज साथ साथ चलना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साथ साथ चलना है, क्योंकि इस बार जो इस एटम की दोनों वैलेंसी है ना वो रिंग के अंदर है। किसके अंदर है? रिंग के अंदर। तो देखिए इधर गया, मान लीजिए मैं क्लॉकवाइज आ रहा हूं, आप कहां से आ रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बोला यहां पर कौन आया है? CH2। आप बोले सर इधर भी CH2 है, आगे बढ़ो। मैं आगे गया तो यहां पहुंचा, आप आगे आए तो यहां पहुंचे। ये कौन सा पॉइंट आ गया है? कॉमन पॉइंट। पॉइंट बेटा दोनों वैलेंसी के अंदर होता है, तो होता है वो दोनों वैलेंसी के अंदर माना जाता है। इसी मॉलिक्यूल को आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, ध्यान से सुनना। ये केवल जो बातें की जा रही हैं वो केवल समझाने मात्र के लिए है। किसके लिए है? समझाने मात्र के लिए। इस वैलेंसी को आप दोनों में रख सकते हो ऐसे, इस वैलेंसी को आप दोनों में रख सकते हो ऐसे। अगर आपसे पूछा जाए अब बताओ क्या ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा? नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए दोनों साइड ये क्या आ गई है? सेम। तो ये जो वाली वैलेंसी है ना ये कॉमन पॉइंट है, ये ऊपर की साइड भी जाएगा नीचे की साइड भी जाएगा, तो इसको कभी कंसीडर मत करना। अगर डिफरेंस मिले तो उससे पहले पहले मिले। तो सर इससे पहले तो कोई डिफरेंस नहीं आया, या तो कॉमन ना जाएगा ये, तो मतलब डबल बॉन्ड जीआई नहीं करेगा। अब बताइए रिंग के बारे में क्या ख्यालात हैं? रिंग के इस एटम पर खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि sp2 है। ओके सर, तो और कोई रिंग में है जिस पर अलग हो? बाकी तो कोई रिंग में है ही नहीं सर। तो रिंग ने भी क्या कर दिया है? सरेंडर। ना मॉलिक्यूल जीआई कर, सॉरी ना डबल बॉन्ड जीआई कर रहा है, ना आपकी रिंग जीआई कर रही है। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से, तबियत से। मान लीजिए आपने कुछ इस प्रकार से बना कर दिया है। किस प्रकार से बना कर दिया है? इस प्रकार से। यहां पर लगा है H, यहां पर लगा है CH3। बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात है? अगर आप स्पाइरो से देखोगे ना तो स्पाइरो बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। स्पाइरो केवल इन दोनों की बात करता है, क्या ये दोनों एटम मिलकर जीआई करवा सकते हैं? क्या नहीं करवा सकते? बिकॉज द वैलेंसीज आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। हालांकि यहां मिथाइल H है और यहां भी मिथाइल और H है, लेकिन इसमें L1 L2 के बराबर आएगा। सर मैं तो स्पाइरो से देखना ही नहीं चाहता, मैं खुद कहता हूं मत देख, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सबसे पहले किस में देख? पाई बॉन्ड में। ये ऐसे बात करो, आप सीधी सीधी बात करो हमारे साथ। ये हमारे सामने है H, ये कौन है? CH3। ऐसे लिख सकता हूं इसको। यहां पर ये हमारे सामने कौन आ गया है? CH2। यहां पर कौन आ गया है? CH2।
यहाँ पर कौन है हमारे सामने, CH, और कौन लगा हुआ है पीछे, CH3। एग्री करते हो नहीं करते हो? अब देखो ये दोनों डबल बॉन्ड पर बात कर लेते हैं, पहले किस पर बात कर लेते हैं, डबल बॉन्ड पर। बताइए क्या ख्याल आता है, दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सर जी 100% डिफरेंट है। इधर आ जाओ, अभी ये दोनों वैलेंसी किसके अंदर गई है, रिंग के अंदर। यहां से जाऊंगा मैं तो मुझे मिलेगा CS2, आप जाओगे आपको भी क्या मिलेगा, CS2। फिर आप और मैं कहां पहुंच गए हैं, कॉमन पॉइंट। नेवर कंसिडर द कॉमन पॉइंट। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए ये जो वैलेंसी है ना, जो कॉमन पॉइंट है वो दोनों में माना जाएगा। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो मिथाइल है ये ऊपर वाले वैलेंसी में भी है, नीचे वाले वैलेंसी में भी है। हमें कॉमन पॉइंट तक पहुंचने पर कोई डिफरेंस नहीं मिला। कॉमन पॉइंट से पहले पहले डिफरेंस आ जाना चाहिए था और वो डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, कॉमन पॉइंट। ये दोनों में कंसिडर होगा, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, जैसे मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया है। ये लगा हुआ है CS3, क्या लगा हुआ है, CS3। ये दोनों के अंदर है। अब बात आती है रिंग की। बताइए क्या आपको लगता है रिंग के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है? नहीं। रिंग में केवल एक एटम है जिस पर लगे हुए एटम और ग्रुप डिफरेंट है, बाकी तो यहाँ पर दोनों पर क्या है, सेम। एक की वजह से तो नहीं हो सकता, तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के लायक नहीं है। अब धीरे धीरे सुनते रहना मेरी बातों को। मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है, तबीयत से सुनना, तबीयत से। मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए क्या ये जो करेगा, यस, ये पाई बॉन्ड के अबाउट करेगा। ध्यान से सुनना। अब अगर अपन बात करें सीधा ऐसे एनालाइज करेंगे, यहां पर कौन है, CS3, यहां पर कौन होगा, H, दोनों अलग है। इधर आ जाओ डबल बॉन्ड पर, इधर देखो, इधर जाओगे तो कौन आएगा, CH, और उसके ऊपर कौन लगा हुआ है, मिथाइल। उधर जाओगे तो बताओ ऐसा कुछ मिला क्या, नहीं। तो यहीं से आप देख सकते हैं दोनों वैलेंसी क्या हो गई है, अलग। कॉमन पॉइंट तो ये है, इससे पहले ही डिफरेंस आ चुका है। कॉमन पॉइंट से पहले पहले डिफरेंस आ जाना चाहिए। अगर कॉमन पॉइंट से पहले पहले डिफरेंस आ चुका है तो डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। बताइए रिंग के बारे में क्या ख्याल आता है? नहीं सर, रिंग के पास तो एक ही एटम है जिस पर अलग है, रिंग GI नहीं कर सकती, लेकिन मॉलिक्यूल तो करेगा। ध्यान से सुनते रहना, तबीयत से सुनते रहना। ये आप लोगों के सामने दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। इसके बारे में क्या ख्यालात है, इसके बारे में क्या ख्यालात है? अबे गर्दनें तोड़ दूंगा तुम्हारी। बताइए यहां पर कौन लगा हुआ है, H, यहां पर कौन लगा हुआ है, CS3। ये दोनों डिफरेंट। इधर आ जाओ, ये गया ये गया। बताइए दोनों में कोई डिफरेंस आया क्या? नो, एग्जैक्टली सेम है। कहां पहुंच गया हूं, कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट से पहले डिफरेंस आना चाहिए था, नहीं आया। मतलब डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। आंख के अंदर रिंग कर रहा है, गौर से देखो, कौन कर रहा है, रिंग। तो आज के बाद एक रूल बना लो, सबसे पहले कहां चेक करेंगे, रिंग में, क्योंकि रिंग में देखते हैं ना तो खटक से आंसर मिल जाता है। मैं पाई बॉन्ड पर पहले इसलिए बता रहा था क्योंकि मुझे पाई बॉन्ड पर तुम्हें देखना सिखाना था, क्लियर। लेकिन अगर अपने पास रिंग प्लस पाई बॉन्ड वाला सिस्टम आता है तो आपको तुरंत किस पर देखना है, रिंग पर, क्योंकि रिंग पर आंसर जल्दी आते हैं। रिंग पर आंसर क्या आते हैं, जल्दी। अब जब रिंग नहीं कर रही होगी तो पाई बॉन्ड हमें चेक करना ही पड़ेगा, और रिंग ने ही GI कर दी है तो पाई बॉन्ड पर हम खोपड़ा खराब क्यों करें, क्लियर। छाप के आगे बढ़ूंगा। कम खा के आया करो, पहले दूसरी क्लास में भयंकर खा के आते हो तुम लोग, नींद में रहते हो। पूरे मॉलिक्यूल के बारे में नहीं कह सकते बेटा। अगर पूरे मॉलिक्यूल में एक भी कार्बन sp3 आ गया है तो मॉलिक्यूल तो नॉन ही प्लेनर रहेगा आदित्य। मॉलिक्यूल क्या रहेगा, नॉन प्लेनर। हम केवल और केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं, टर्मिनल वैलेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। हाँ, राक्षस। काम की बातें छोड़कर सब पर ध्यान रहता है तुम्हारा। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इस बार। इस बार तो तुम लोगों ने भयंकर तरीके से रायता फैलाया है।
और ये तो तुम्हारा बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसमें तो तुमने पढ़ाने के लिए मना कर दिया था कि सर आप चाहो तो हम पढ़ा देंगे, आप रिवीजन कर लेना कभी। और यहाँ तुम जीआई में फैले हुए, ओआई तक तो पता नहीं कैसा रायता फैलाओगे, कन्फर्मेशनल में फैल गए आधे ज्यादा राक्षस। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जब चाहोगे तब स्टार्ट कर दें, कल स्टार्ट कर दूं, कद्दू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होगा पहला ही आएगा सब्स्टिट्यूशन, जहां से तुम्हें लास्ट ईयर ऑर्गेनिक समझ में आना बंद हुआ था, वहां से मैं शुरू करूंगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत शानदार तरीके से समझ में आता है। फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्लियर। फिर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत बच्चा बोलता है कि बस आनंद की अनुभूति हो रही है, और ये सारे हैं +1 की एनसीईआरटी की। फिर हेडिंग लगती है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, और फिर रायता फैलता है। जो पीछे का पड़ा हुआ था वो भी गायब हो जाता है, और जो चल रहा होता है वो भी नहीं समझ में आता है। और अपन शुरू वहीं से करेंगे। कहां से? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चैप्टर एल्काइल हैलाइड, नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा। मंडे को कहां से? ऑप्टिकल नहीं बचाएगा राक्षस, अभी मेन तो ऑप्टिकल ही है। कुछ नहीं है हाइड्रोकार्बन के अंदर, सालों साल वही पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, केटाइन केटाइन खेलते रहते हो। सुलटा दिया है क्या? रियल ऑर्गेनिक पढ़नी है तो 12th एनसीईआरटी पूरी ऑर्गेनिक है, और वहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, नीट्स में जाने से पहले पहले बता दूंगा। तो मैं लगता है मुझे इतना पता होता तो यहाँ फेफड़े फोड़ने की जरूरत थी, 2 दिन क्लास लेता आराम से और बता के निकल जाता, वही 15 क्वेश्चन घुमा फिरा के याद करवा देता, ऑप्शन आगे पीछे करके। लीजिए भाई, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ गए हैं, आपको इन सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, और कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं। लीजिए, इन क्वेश्चंस के जवाब देंगे किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। बहुत आसान से क्वेश्चंस है, एकदम आसान आसान क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ चुके, एकदम आसान। एकदम आसान आसान क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, और ऐसे क्वेश्चंस एम्स वाले के फेवरेट हुआ करते थे भाई, मैं आपको साफ बता दूं, बहुत क्वेश्चंस पूछे उसने यहां से। बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात है, कहां से करेगा? पहले अटेम्प्ट कहां पर लोगे? रिंग, दैट्स ऑल। मॉलिक्यूल जीआई करेगा, देखो कितना आसान है। पाई बॉन्ड पर बाद में देखना जब रिंग से आंसर ना आ रहा हो। नेक्स्ट बताइए करेगा कि नहीं करेगा? ये लो, मॉलिक्यूल जीआई करेगा, वो कभी नहीं पूछता है रिंग से होगी या कहां से, वो सिर्फ पूछता है जीआई है या नहीं, दैट्स ऑल। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है, कुछ याद आ रहा है? नाइट्रोजन पर लोन पेयर लगाना ना भूलें,
नाइट्रोजन पर लोन पेयर लगाना ना भूलें। हमें पाई बॉन्ड की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा डेफिनेटली। कहां से करेगा? रिंग से करेगा। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है? नहीं करेगा, रिंग से नहीं होगा, पाई बॉन्ड से नहीं होगा। अबे राक्षसो, इधर ही दोनों सेम है, उधर काय खोपड़ा खराब कर रहे हो जब एक साइड सेम आ गया तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल आता है, करेगा क्या? नहीं करेगा। गौर से देखिए, क्या रिंग करेगी? नहीं, रिंग में तो कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती है। क्या पाई बॉन्ड करेगा? देखो पाई बॉन्ड में इधर तो मामला सही है, लोन पेयर लगाना ना भूले, लेकिन इधर जाओगे तो सेम सेम, आगे बढ़े सेम सेम, और ये आ गया कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट से पहले डिफरेंस आ जाना चाहिए था, क्योंकि कॉमन पॉइंट दोनों वैलेंसी में मानते हैं हम। तो यहां पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है? नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है? करेगा। अबाउट डबल बॉन्ड, रिंग के अबाउट तो नहीं है, क्योंकि पूरी रिंग में एक ही एटम ऐसा है जिस पर लगे हुए डिफरेंट है। और देखिए पाई बॉन्ड में यहां जाओगे अलग, यहां जाओगे अलग, यही डिफरेंस मिल जाएगा। तो डबल बॉन्ड जीआई करेगा, कोई भी करे मॉलिक्यूल तो जीआई करेगा। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता है भाई लोगों? करेगा। किसके अबाउट करेगा? डबल बॉन्ड के अबाउट। ये दोनों अलग, यस, यहां जाओगे अलग, वहां जाओगे अलग, यू गॉट द पॉइंट। चलिए, तो ये आपका रिंग प्लस पाई बॉन्ड सिस्टम भी सुलटता है, रिंग प्लस पाई बॉन्ड सिस्टम भी सुलटता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अब, और ये भी इंपॉर्टेंट है, जीआई अबाउट एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, जीआई अबाउट एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। सबसे पहले तो सर ये बताओ, ये एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड आप बोलते किसे हो? एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड बोलते किसे हो? देखिए ये नाम आपने पहले भी सुना होगा जब हम जियो से बातें कर रहे थे, मैंने बहुत सारी बातें बताई। जैसे मैंने आपसे वहां पर बातें पूछी थी, एक बच्चा भी ऐसा नहीं था राक्षस जिसको पता हो कि एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड में उसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। सबको एक ही दिमाग में फितूर बैठा हुआ है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है किससे? सिस से। बड़ी मुश्किल से आपको वो याद करवाया, तभी मेरे को लग गया था आपको कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है। एंडोसाइक्लिक का मतलब होता है पाई बॉन्ड इनसाइड द रिंग। एंडोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? पाई बॉन्ड इनसाइड द रिंग, पाई बॉन्ड इनसाइड द रिंग। जो पाई बॉन्ड रिंग के अंदर होता है उसे हम एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब आपको बताना है, क्या ये एक एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड है? क्या ये एक एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड है? फिर बताओ क्या कहना है, क्या ये वाला एक एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड है? क्योंकि ये तो रिंग से बाहर है। रिंग के अंदर होने का मतलब है जिन दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बना है वो रिंग का हिस्सा होना चाहिए। क्लियर। ये देखिए इन दोनों एटम्स ने पाई बॉन्ड बनाया है क्या? यस, दोनों रिंग के अंदर है। इन दोनों एटम्स ने ही पाई बॉन्ड बनाया है क्या? यस, दोनों रिंग के अंदर है। तो महाराज लिख दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों एक ही बात है। क्लियर। चाहे पाई बॉन्ड को रिंग के अंदर बना दे चाहे बाहर बना दे, मतलब यह है कि जिन दो एटम्स ने पाई बॉन्ड बनाया है वो रिंग का पार्ट होना चाहिए। अगर वो रिंग का पार्ट है तो दैट पाई बॉन्ड इज नोन एज एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। और एक ही आए और एक ना आए उसको एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं, हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। लिखिए इसके बाद, ये छापिए जल्दी से। सुलटा दिया क्या? लिखिए अब इसमें, if ring is 7 membered or less than 7 membered, if ring is 7 membered or less than 7 membered, if ring is 7 membered or less than 7 membered, then endocyclic pi bond exists in cis configuration only. If ring is 7 membered or less than 7 membered, या तो रिंग 7 की है या 7 से छोटी है। If ring is 7 membered or less than 7 membered, then endocyclic pi bond exists in cis configuration only. Endocyclic pi bond exists in cis configuration only.
क्या ये बात आपको समझ में आई? वो कहना चाहता है कि अगर रिंग 7 या 7 से छोटी है तो केवल और केवल सिस एग्जिस्ट करेगा, ट्रांस एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। मतलब वो एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। ब्रैकेट में लिख, मींस डजंट शो जीआई, मींस डजंट शो जीआई। If ring is 7 or less than 7 membered, then endocyclic pi bond exists in cis configuration only. Then exists in cis configuration only. You got the point? Next ब्रैकेट में लिखेंगे means doesn't show GI. अगर एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड में पूछा जाए वो जीआई करेगा या नहीं करेगा, तो बस एक ही बात डिसाइड करेगी, रिंग साइज। कौन डिसाइड करेगा? रिंग साइज। अगर रिंग 7 या 7 से छोटी है तो एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड पर जीआई कभी नहीं होगा, और अगर रिंग की साइज 8 या 8 से बड़ी है तो वो हमेशा ही जीआई करेगा, ऑलवेज जीआई करेगा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जो रिंग आपकी 3 से लेकर 7 की रहती है, क्योंकि सबसे छोटी रिंग कितने की बनती है? 3 की, ये हमेशा ही एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड पर सिस कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं, और इनके नाम के आगे सिस भी नहीं लिखा जाता है। अगर इनके नाम के आगे तुमने सिस लिख दिया ना तो लोग हंसेंगे तुम पर, मजाक बनाया जाएगा समाज में तुम्हारा। इसका नाम केवल आपने देखा होगा क्या? साइक्लोप्रोपीन। क्या लिखा होगा? साइक्लोप्रोपीन। कभी तुमने इसके नाम के आगे लिखा हुआ देखा है? सिस साइक्लोप्रोपीन। अगर तुमने सिस साइक्लोप्रोपीन बोला तो मजाक का मुद्दा बन जाओगे आप। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप तुम देखो, जो चीज अलग होती है वही तो बताई जाएगी। अगर कोई एक ही भाई है जुड़वा नहीं, तो ये बताते फिरोगे मैं ये जुड़वा नहीं है, हम जुड़वा नहीं है। अबे नहीं हो तो दुनिया को पता हो तो बताओ। क्लियर? तो जब यहां नाम पर लिखा हुआ है साइक्लोप्रोपीन, मींस इट एग्जिस्ट ओनली इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो केवल सिस में है तो उसके नाम के आगे मत लगाओ, हम समझ गए वो सिस में ही रहेगा। जैसे आपने जिंदगी भर इस कंपाउंड को देखा होगा, बहुत बार ये कंपाउंड आया होगा, आपने इसका नाम केवल क्या लिखा हुआ है? साइक्लोब्यूटीन। क्या लिखा हुआ है? साइक्लोब्यूटीन हमारे सामने लिखा हुआ है, हाँ या ना? चलिए, ये भी आपके सामने हमारे सामने आया होगा, बताइए इसको क्या लिखा है? हालांकि इसमें दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के किधर होते हैं? सेम साइड, लेकिन कभी हम सिस नहीं लिखते इसमें, क्योंकि इसमें ट्रांस होता ही नहीं है। तो ये हमारे सामने क्या रहता है? साइक्लोपेंटीन। होता है कि नहीं होता है? अभी सुनना मुद्दे की बात। मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये, तो भी आप क्या लिखते हैं? साइक्लोहेक्सेन। इवन उन रिएक्शंस के अंदर जहां स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने के बाद प्रोडक्ट पता चलता है, वहां भी साइक्लोहेक्सेन ही लिखा होता है। आपको अगर कुछ याद हो गलती से, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवाओगे, प्रोडक्ट कुछ बनेगा। इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवाओगे, प्रोडक्ट कुछ बनेगा। कुछ याद आ रहा है क्या? गॉट द पॉइंट? इसका मतलब सिस में प्रोडक्ट अलग बनेगा, ट्रांस में प्रोडक्ट अलग बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। जब यहां पर आपने क्वेश्चन किया होगा, हमेशा लिखा आता है साइक्लोहेक्सिन रिएक्ट्स विद Br2, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। कभी नहीं लिखता सिस साइक्लोहेक्सिन। तुम कभी उससे पूछते भी नहीं कि बता सिस में है साइक्लोहेक्सिन या ट्रांस में, कभी लिखता ही नहीं है। सिंपल लिखता है साइक्लोहेक्सिन रिएक्ट्स विद Br2, द फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स आर। It means by default we know this that this exists in cis configuration only. ये केवल किस में एग्जिस्ट करेगा? सिस में। यहां तक कि सारी रिंग सिस में एग्जिस्ट करती हैं, इवन इनके नाम के आगे ट्रांस लगाने की जरूरत नहीं है। पहली रिंग जो आपकी ट्रांस में एग्जिस्ट करने लगती होती है वो होती है 8 मेंबर्ड। कौन सी होती है? 8 मेंबर्ड। किसके अबाउट? पाई बॉन्ड के अबाउट। ये देखिए, ये जब आपके सामने आएगा ना तो यहां पर अब आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा, हमेशा लिख कर देगा। जैसे यहां पर क्या लिख कर देगा? ट्रांस साइक्लोऑक्टेन। क्या लिख कर देगा? ट्रांस साइक्लोऑक्टेन। और ये अगर आपके सामने बना कर देगा तो लिख कर देगा सिस साइक्लोऑक्टेन, क्योंकि साइक्लोऑक्टेन 8 की जो रिंग है वो सिस और ट्रांस दोनों में एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे सामने होता है सिस साइक्लोऑक्टेन। और मैंने आपको बहुत सारी बातें पहले भी बताई थी कि यहाँ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सिस की, एज कंपेयर टू ट्रांस। बातें कंटिन्यू रहेंगी अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। किसमें रहेंगी? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये बातें कंटिन्यू रहेंगी। और लगभग अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या बुला देंगे? टें। लगभग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या बोल जाएगी? टें। तो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो आप बोलते थे कि आइसोमेरिज्म आता है, मैंने आपको क्या करवा दिया है? रिवाइज।